हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं यहां पर कुछ चीजें करने वाला हूं और आपको एक साइंस डिटेक्टिव बनके बताना है कि कौन से चेंजेस फिजिकल हैं और कौन से केमिकल चेंजेस हैं। और अंत में हम देखेंगे इस टॉपिक के टॉप 3 क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले एक बार फिजिकल और केमिकल चेंजेस के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस को देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है कि केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 1, मेल्टिंग ऑफ आइस। यहां सॉलिड आइस चेंज होकर लिक्विड पानी बन जाती है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस में कुछ नया सब्सटेंस नहीं बना। पानी और बर्फ डिफरेंट लगते हैं, लेकिन केमिकली दोनों सेम हैं, H2O हैं। पानी का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड, लेकिन सब्सटेंस सेम है, इसलिए मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल 2, बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोयले को जलाते हैं तब कौन सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है? दैट्स राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। बर्निंग ऑफ कोल को हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है। बर्निंग में कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये केमिकल चेंज है। हमारा सेकेंड डिफरेंस है, केमिकल चेंजेस परमानेंट हैं, केमिकल चेंजेस इररिवर्सिबल होते हैं। बर्निंग ऑफ कोल एक परमानेंट चेंज है। जब कोयला पूरा बर्न हो जाता है, हम कोयला को वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिजिकल चेंजेस ज्यादातर टेम्पररी होते हैं। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस टेम्पररी है, इसे हम आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। पानी को फ्रीज कर दीजिए और ये आइस बन जाएगी। जब आपको डिसाइड करना है कि चेंज फिजिकल है या केमिकल, आप अपने आप को 2 सवाल पूछिए। क्या नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? क्या चेंज इररिवर्सिबल है? अगर इन दोनों सवालों के जवाब हैं यस, तो ये केमिकल चेंज है, नहीं तो फिजिकल चेंज है। आप ध्यान से देखिए और बताइए कि ये चेंजेस फिजिकल हैं या केमिकल। सो आर यू रेडी? पहले मैं माचिस से इस कैंडल को जलाने वाला हूं। अब मैं नींबू पानी बनाऊंगा। पहले नींबू को काटें। अब चीनी को ग्राइंडर में पीस लें। अब पिसी हुई चीनी को पानी में डालकर अच्छी तरह से घोल लें। फिर उसमें नींबू का रस और थोड़ा सा नमक डाल लें। लास्ट में थोड़े आइस क्यूब्स डाल दें। आइस के मेल्ट होने से नींबू पानी ठंडा हो जाएगा। अब नींबू पानी को टेस्ट करते हैं। वाह, बढ़िया बना है, नाइस एंड रिफ्रेशिंग। कैंडल अभी भी जल रही है। यहां पर आप देख रहे हैं कि वैक्स पिघल रही है। अब आप बताएं कौन से चेंजेस फिजिकल थे और कौन से केमिकल चेंजेस। इनमें से ये 3 चेंजेस केमिकल चेंजेस हैं। जब माचिस जलती है या कैंडल बर्न होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस होते हैं।
कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ये चेंजेस इरिवर्सिबल हैं और जब हमारा स्टमक नींबू पानी या खाने को डाइजेस्ट करता है तब वो फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है और ये इरिवर्सिबल है। और ये हैं फिजिकल चेंजेस। जब हम नींबू को काटते हैं, चीनी को पीसते हैं और चीनी को घोलते हैं तब इन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, इसलिए ये फिजिकल चेंजेस हैं। सिमिलरली, मिक्सिंग लेमन, सॉल्ट एंड वाटर और मेल्टिंग ऑफ आइस या मेल्टिंग ऑफ वैक्स में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसलिए ये फिजिकल चेंजेस हैं। बर्निंग कैंडल एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जहां दोनों फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स और केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ कैंडल। हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स और दो डिफरेंसेस देखे हैं। अब इन दोनों चेंजेस के दो और डिफरेंसेस को देखते हैं। फिजिकल चेंज के लिए हम मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल यूज करेंगे और केमिकल चेंज के लिए हम बर्निंग ऑफ कैंडल का एग्जाम्पल यूज करेंगे। थर्ड डिफरेंस मास के बारे में है। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस का मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में ज्यादातर सब्सटेंस का मास चेंज हो जाता है। इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई करते हैं। पहले फिजिकल चेंज देखते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग से पहले चलिए आइस क्यूब्स का मास को मेजर करते हैं। आइस क्यूब्स का मास है 33 ग्राम्स। अब बर्फ को मेल्ट होने देते हैं। सारी आइस मेल्ट होकर पानी बन गई है और पानी का मास सेम है 33 ग्राम्स। तो फिजिकल चेंज में मास सेम रहता है। केमिकल चेंज में ज्यादातर सब्सटेंस का मास चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज के एक्सपेरिमेंट के लिए मैं इस छोटी कैंडल को यूज करूंगा। कैंडल जलाने से पहले हम कैंडल का मास चेक करेंगे और कैंडल जलाने के बाद फिर से हम इसका मास चेक करेंगे। मैं ये छोटी कैंडल यूज कर रहा हूं, नहीं तो कैंडल को पूरा बर्न होने में बहुत समय लगेगा। पहले इस कैंडल का मास चेक कर लेते हैं। जलाने से पहले कैंडल का मास है 10 ग्राम्स। अब मैं कैंडल को जलाता हूं। जलने के बाद अब इस कैंडल का मास चेक करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है, कैंडल का मास कम हो गया। इसका मास सिर्फ 3 ग्राम है। कैंडल का मास 7 ग्राम कम हो गया है। क्या यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो फिर केमिकल चेंज के लिए भी मास को कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे हमने देखा, कैंडल का मास कम हो गया है, 7 ग्राम से कम हो गया। इसे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अब तक हम सिर्फ कैंडल के मास को देख रहे थे, लेकिन जब कैंडल जलती है तब कुछ गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। ये गैसेस हवा में चली जाती हैं। हमने इन गैसेस का मास मेजर नहीं किया है। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से करें, अगर हम कैंडल को एक क्लोज्ड कंटेनर में बर्न करें, इस बार जलाने से पहले अगर आप इसका मास मेजर करते हैं, यानी कि मास ऑफ कैंडल प्लस मास ऑफ द एयर इन द कंटेनर, और जलाने के बाद इसका मास मेजर करते हैं, यानी कि मास ऑफ रिमेनिंग कैंडल प्लस मास ऑफ द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर वेपर गैसेस जो कंटेनर के अंदर बंद हैं, तब ये दोनों मासेस इक्वल होंगे। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सैटिस्फाइड होगा। लास्ट डिफरेंस एनर्जी पर है। यह डिफरेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यह डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों में एनर्जी रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है, लेकिन फिजिकल चेंजेस में ज्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत थोड़ी होती है। केमिकल चेंजेस में ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लकड़ी को जलाते हैं, यह केमिकल रिएक्शन हम एक छोटी सी माचिस से शुरू करते हैं, लेकिन बर्निंग में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यहां बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर आप फिजिकल चेंज के बारे में सोचें, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग ऑफ वाटर, यहां पर भी हीट अब्सॉर्ब होती है, लेकिन इसमें हीट एनर्जी बहुत कम होती है। ये हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के डिफरेंसेस। आपको क्या लगता है यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कौन सा है? दैट्स राइट, द फर्स्ट डिफरेंस। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। यह सेकंड डिफरेंस, इरिवर्सिबल वाला पॉइंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल चेंजेस ज्यादातर रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम नींबू को काटते हैं या जब कांच टूटता है, उप्स, ये टूटे हुए कांच और कटे हुए नींबू को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये इरिवर्सिबल हैं। लेकिन इन चेंजेस में कुछ नया फॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये फिजिकल चेंजेस माने जाते हैं। केमिकल चेंजेस में हमेशा नया सब्सटेंस फॉर्म होना चाहिए। अब आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस समझ आ गए हैं, तो क्या आप टॉप 3 क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? कमिंग अप फॉर यू राइट नाउ। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करने के लिए आप ये टॉप 3 क्वेश्चंस जरूर ट्राई कीजिए। आप अपने आंसर्स और डाउट्स कमेंट्स में लिखें और मैं जितना जल्दी हो सके आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। अब मैं यहां से हट जाता हूं और आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। आई होप आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आई एम श्योर जब आप ये चेंजेस अपने चारों ओर देखेंगे, तब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि चेंज फिजिकल है या केमिकल। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन अभी दबाएं। आप मेरा फेसबुक पेज चेक करें और मेरी वेबसाइट manochaacademy.com को जरूर चेक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।